Hello, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Friends, today we are going to discuss about the GPSTR recruitment in individual marks information. So जैसे कि फ्रेंड्स आप तभी जानते हैं कि जो है 2 दिन पहले यानी 18 तारीख को जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका CSC सेल की जानिब से जो है 15,000 जो टीचर्स रिक्रूटमेंट थे उनके लिए जो एग्जामिनेशन GPSTR ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के जो एग्जामिनेशन में थे उसके इंडिविजुअल मार्क का अनाउंसमेंट हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है जो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड करती हैं या बहुत सारी चीजें जो रिक्रूटमेंट से ताल्लुक रखती हैं मैं आपके सामने बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं GPSTR ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए तो इससे पहले मैंने जो अपना एक ड्राफ्ट रूल जो वीडियो था उसको आप जरूर देखें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी मार्क्स या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कौन सी चीजें हैं या नॉट क्वालिफाइड है या विथआउट रिजल्ट है या रिजेक्शन लिस्ट है, तो ये तमाम चीजें आज हम आपके सामने देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी, यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं या अहलियती जो दायरेकार है उसकी बात करते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग दायरेकार अलग अलग एलिजिबिलिटी मार्क्स कट ऑफ आने की उम्मीद है। बिकॉज दिस जो है रिक्रूटमेंट इज दिस कंपटीशन इज डील्स विद द डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन। अगर हम बात करते हैं इस कंपटीशन की तो जिले सतह का कंपटीशन है। यहाँ पर जिले सतह के जो है कंपटीशन, जितने उम्मीदवार जिले सतह पर जितने एलिजिबल होंगे उन्हीं उम्मीदवारों के बीच में जो है ये कंपटीशन होगा, याद रखें। और इससे पहले हम बात करते हैं 15,000 जो रिक्रूटमेंट जो थे उससे कई गुना ज्यादा जो है यहाँ पर एस्पिरेंट एलिजिबल हुए हैं। मगर हम उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो आप भी जो है जो आज भी यानी इस जो है रिक्रूटमेंट में भी हमारा जो नतीजा मायूसकुन रहा। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर मवाजना करते हैं पिछले, तो कुछ जो है रिजल्ट बेहतर है, मगर फिर भी जो है उर्दू मीडियम के लिए जो पोस्ट या वैकेंसीज थे वो भी जो है पूरी तरह से फिल होने के आसार यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी की या वेटेज की है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि मैं सिलेक्शन भी हूँ या नहीं, मेरा जो है वेटेज 64 बता रहा है, 65 है, 70 है, 73 है, 74 है, मगर मैं या सिलेक्शन होंगी या नहीं होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पर एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कौन है, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर हम एलिजिबल कैंडिडेट की बात करते हैं या अहल कैंडिडेट की, अहल उम्मीदवारों की बात करते हैं तो उनके पास जो है जो वेटेज कॉलम में है वहां पर जो है जिन लोगों को कुछ भी रिमार्क नहीं आया वो एलिजिबल है, जिन लोगों को जो है कुछ रिमार्क आया है वो एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे अलग अलग रिमार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, रिजेक्शन रिमार्क्स हैं, रिजेक्ट हुआ तो भी रिमार्क्स दिए गए हैं। तो एलिजिबल याद रखें वही कैंडिडेट है जिनके एलिजिबिलिटी या वेटेज कॉलम में किसी भी तरह का रिमार्क नहीं है, जस्ट वेटेज परसेंटेज आपका यहाँ पर है। वेटेज परसेंटेज हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग है। यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स का जो नतीजा है बहुत अच्छा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मायूसकुन है। हैदराबाद कर्नाटका रीजन जो बैकवर्ड रीजन है, आज भी यहाँ पर भी जो है वो जो रिजल्ट्स आए, इंडिविजुअल जो मार्क्स आए उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि आज भी हमारा जो है जो रिजल्ट है वो मायूसकुन है। यहाँ पर जितना एक्सपेक्टेशन थी, जितनी जो है हम कहेंगे तवक्को थी, वो तवक्को से कम जो यहाँ पर हमारे नताइज है, हमारा रिजल्ट है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल गुलबर्गा की मिसाल लीजिए, यहाँ पर जो है सोशल साइंस के जो है 32 जो है सीटें थी, 32 जो है वैकेंसीज थे। यहाँ पर जो है 16 उम्मीदवार, आधे के आधे उम्मीदवार जो यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं और उन उम्मीदवारों में भी जो है 2-3 उम्मीदवार शायद जो है कॉम्पिटिशन से बाहर होंगे। हो सकता है 5 से 6 उम्मीदवार भी जो है इस कॉम्पिटिशन से बाहर होंगे। वो बाहर क्यों होंगे वो रीजन आपको मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं नॉट एलिजिबल की, तो नॉट एलिजिबल बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, कुछ कैंडिडेट्स को रिजल्ट जो है विथल रखा गया है। अगर हम रिजेक्टेशन विथल रिजल्ट की बात करते हैं तो अराउंड 63 कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है विथल रखा गया है अराउंड द स्टेट। और यहाँ पर 63 में जो है 2 कैंडिडेट्स को जो है नॉट क्वालिफाई या जो है क्या मालूम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, एग्जामिनेशन से ही या पूरा रिक्रूटमेंट से ही डिस्क्वालीफाई किया गया है, दूसरे मानों में कहते हैं डिपार्ट किया गया है। तो रीजन क्या है, ड्यू टू द वायलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन डायरेक्शन। यहाँ पर जो लिस्ट में जो 63 कैंडिडेट के दिए गए हैं, 62 एंड 63 सीरियल नंबर जिनका है, यहाँ पर जो लिस्ट में है वो कैंडिडेट्स को जो है टोटली, और ये दोनों कैंडिडेट सोशल स्टडीज के हैं, इन कैंडिडेट्स को जो है
एग्जामिनेशन रूल एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट का वायलेशन करने की वजह से यहाँ पर जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब बात करते हैं बचे हुए जो है 61 कैंडिडेट्स की, इनका रिजल्ट क्यों विथल्ड है। तो इनके रिजल्ट के विथल्ड रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। कुछ कैंडिडेट्स का जो है जो डाटा था वो मैच नहीं हो रहा था। कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया है, अपना नेम जो है एप्लीकेशन नंबर जो है आंसर शीट में, डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट में अपना नेम और एप्लीकेशन लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है सीरियल नंबर जो है 3, 4, 5 इस तरह के अलग अलग दिखते हैं, तो ये लोगों को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या इनको विथल्ड रखा गया कि इनके रिजल्ट का जो नंबर, जो इनकी जो आंसर शीट थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40, 45, 43 इस तरह की, या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो है इन्होंने या पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के टॉप अप में अपना जो है रजिस्टर्ड नंबर, नाम इस तरह डाला है, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट विथल्ड पर रखा गया है। या कुछ लोगों ने पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर इस तरह की चीजें लिखी हैं, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट यहाँ पर विथल्ड पर है। और मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो कन्नड़ा मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने कन्नड़ा मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखा था, वो लोगों ने जो है अपना नाम मेंशन किया है, अपना जो है फोन नंबर मेंशन किया है, अपना एड्रेस, अपना जो है रजिस्टर्ड नंबर मेंशन किया है। तो यूं समझिए जिसकी वजह से जो है जब इवैल्यूएटर ने देखा तो इन्होंने या कुछ चीजों ने कुछ जगहों पर जो चेंज ऑफ हैंडराइटिंग है, यानी जो है कुछ कैंडिडेट्स का जो शायद दूसरों ने जो है पेपर लिखा होगा या आजू बाजू वाले कैंडिडेट्स ने ला थोड़ा मैं लिख कर देता हूं, इस तरह कुछ होने की वजह से जो है हैंडराइटिंग चेंज या उनका खत जो चेंज रहने की वजह से उनका भी रिजल्ट विथल्ड पर रखा गया है। जब इवैल्यूएटर ने देखा कि जो इस तरह की जो क्वेरीज हैं तो उन्होंने विथल्ड पर रखा, और ये समझते हुए उन्होंने जाना कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है, लेकिन जो है हमें तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उससे हटकर भी बहुत सारे एस्पिरेंट को जो है रिजेक्ट किया गया है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो रिजेक्शन यहाँ पर कोड दिए गए हैं, और यहाँ पर रीजंस फॉर द रिजेक्शन 5 अलग अलग तरह के ABCDE रिजेक्शन दिए हैं। तो क्या रिजेक्शन के हैं, सब्जेक्ट वाइज ESM अलग अलग तरह के कोड है, मगर कॉमन जो 5 गलतियां थी जिनकी वजह से जो रिजेक्ट किया गया। पहली गलती थी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन क्यों है, होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं या डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आखिरी डेट पर अप्लाई करते हैं, सर्वर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, वैसे टाइम पे जब वो अप्लाई करते हैं तो इंफॉर्मेशन सबमिट भी हो जाती है, ये समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, बाद में हम ये देखते हैं कि कुछ मिसमैच जो है इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। और एक दूसरा है अंडर एज। मैंने कहा था कि ड्राफ्ट रूल के अंदर मिनिमम एज जो है वो 21 है, मगर जो है कुछ कैंडिडेट 21 के अंदर है, इस वजह से अंडर एज है। हो सकता है कि सिलेक्शन का जो ईयर सिलेक्शन है डालने के वक्त उन्होंने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाला हो, तो इसलिए वो लोगों का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। और एक है ओवर एज। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ड्राफ्ट रूल के हिसाब से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2B, 2A, 3A, ये अलग अलग कैटेगरीज, 3B, ये अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए जो है 45 एज रखा गया था। यहाँ पर कॉमन 42 थी GM मैरिज के लिए, और उसके बाद जो है GM मैरिज के लिए 43, उसके बाद जो है ये कैटेगरी 1, 2B के लिए 45, और SC/ST हैंडीकैप एस्पिरेंट के लिए 47 एज लिमिट थी। बावजूद इसके भी कुछ एस्पिरेंट की शायद ओवर एज होगी, 48, 49, या जो 2B का कैंडिडेट है तो 46, या अलग अलग होने की वजह से ओवर एज की वजह से भी जो है यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन इनके जो है रिजेक्ट किया गया है। और एक है नॉट क्वालिफाइड पेपर 2, TET पेपर 2 या सीटेट पेपर 2। कुछ एस्पिरेंट ने शायद जो है अपना दिमाग लड़ाया होगा कि मैं पेपर 1 पास हुई हूँ या पास हुआ हूँ, मैं पेपर 1 पे जो अप्लाई करना चाहती हूँ या पेपर 2 का बताकर सेलेक्ट करके, इस तरह कुछ जो है गोलमाल करके अगर जो है पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं, पेपर 2 जो है डाले हैं, तो वैसे एस्पिरेंट जो है रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद एब्सेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर 1, और कुछ एस्पिरेंट जो है एग्जामिनेशन सेंटर को सही टाइम पर नहीं पहुंचने की वजह से पेपर 1 में एब्सेंट रहे, जिसकी वजह से रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के लिए जो 6 to 8 कॉल फॉर्म हुआ था, वहां पर उनके लिए अलग अलग कोड दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल E1 एब्सेंट फॉर पेपर 2, उसके बाद E2 नॉट सिक्योर द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द पेपर 2। पेपर 2 जो था उसके अंदर नहीं है, अलग अलग रीजंस के हिसाब से E20 तक जो है कोड दिए गए हैं। इसी तरह सोशल स्टडीज के लिए S1 से लेकर जो है S22 तक जो है यहाँ पर रिजेक्शन रीजन दिए गए हैं, जो कि आपका जो है रिजेक्शन रीजन जो है
इंडिविजुअल मार्क्स के जो वेटेज कॉलम है, वेटेज कॉलम ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, आप याद रखें। उसके बाद है हमारे पास मैथमेटिक्स एंड साइंस है, तो उनके लिए M1, M2, M3 से लेकर 26 तक जो है मैथमेटिक्स एस्पिरेंट के लिए जो कोड दिए गए हैं। इसी तरह जो है बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो है C1, C2, 3 से लेकर 22 रीजंस यहाँ पर रिजेक्शंस के हैं। अगर किसी के जो है वेटेज कॉलम में अगर ये रीजन आए हैं E1, ये अलग अलग रीजन आए, तो ये समझिए कि जो है इन रीजंस की वजह से आए हैं। यहाँ पर आप जो ये रीजंस जो है डाउनलोड करके आप अपना रीजंस देख सकते हैं। ये वितरण लिस्ट और ये रिजेक्शन लिस्ट की बात हुई। हम बात करते हैं कि जो है कौन सी चीजें हैं, जो चीजें क्या चीजें हैं आने के बाद 18 के बाद हम देखते हैं कि 18 तारीख को जिस टाइम पे इंडिविजुअल मार्क्स अनाउंस हुए, तो उसी दिन जो है एक जो है प्रकटने के तौर पर एक इंफॉर्मेशन, एक गाइडलाइन के तौर पर आया है कि आप जो 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो है ये इंफॉर्मेशन लॉग इन करके करेक्शन कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल आपका जो है नेम करेक्शन करना है, अपना नाम करेक्शन है तो कर सकते हैं, फादर नेम करेक्शन है, मदर नेम करेक्शन है, कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, कर सकते हैं, या डिग्री या बीए, बीएससी, बीएड के कुछ मार्क्स हैं उसमें या कुछ क्वालिफिकेशन सिलेक्शन के वक्त कुछ गलती हुई है वो करेक्शन कर सकते हैं, डीएड का करेक्शन कर सकते हैं, सीटेट या केटेट के मार्क्स एंट्री में कुछ करेक्शन है तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन से हटकर आप दूसरी इंफॉर्मेशन करेक्शन नहीं कर सकते। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि आप ये सभी इंफॉर्मेशन करेक्शन करने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो आप करेक्शन कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट या मार्क्स कार्ड्स होंगे, वो मार्क्स कार्ड का एक सेट आपको जो है लेना है, लेकर उसको जेरोक्स करा के अटेस्टेड कराकर जो है आपको खुद जो है डायरेक्ट जो है केजी रस्ते यानी केजे रोड पर जो है जो सीएससी का ऑफिस है वहां पर डायरेक्टली आप जो है प्रेजेंट होकर जो है ये इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। ये डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड कराकर गेजेटेड ऑफिसर से सबमिट करने हैं। अगर आप पोस्ट से, कोरियर से भेजते हैं तो ये आपके जो भी जो है एप्लीकेशन होगा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी करेक्शन है वो आपका जो है एक्सेप्ट नहीं होगा और 24 के बाद तो कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ये सब चीजें आने के बाद जो है कौन सी चीजें हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइड एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल होने के बावजूद भी किस तरह लिस्ट में नहीं आ सकते या लिस्ट में नहीं आएंगे, उसके रीजंस मैं आपको बता सकता हूं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है स्क्रूटनी या वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट हो सकते हैं, ये याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स का होता है कि लास्ट डेट जो होती है उसके डेट के बाद जो है 371 आता है या कैटेगरी सर्टिफिकेट आती है या कोई और मार्क्स कार्ड आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप रिजेक्ट आउट हो सकते हैं कंपटीशन से। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिलेक्शन, ये पूरी चीजें आपके पूरे डॉक्यूमेंट ओके होने के बावजूद भी आप जो है रिजेक्ट हो सकते हैं, आप लिस्ट में नहीं आ सकते। उसका भी रीजन क्या है, आप प्रोविजन लिस्ट और मेन लिस्ट में आप नहीं आएंगे, उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक 2B कैटेगरी के लिए जो है 4 पोस्ट हैं, लेकिन 2B की कैंडिडेट्स जो है 8 से 10 कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, जो हाईएस्ट 2B के 4 कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरे कैंडिडेट्स की जो मेरिट होगी, जो टॉप मोस्ट मेरिट में आएंगे वो लोगों को जीएम में दिया जाएगा। पहले जीएम का कोटा फिल करते हुए कैटेगरी के कोटे को आते हैं, ये याद रखें। जीएम का कोटा पहले फिल होता है, जो हाईएस्ट रैंकिंग लेते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं, वो लोग जो है जीएम में जाते हैं। जो उसके बाद की रैंकिंग होती है वो अपने रिक्वायर्ड कैटेगरी में जाते हैं। उसके बावजूद भी जो बिलो बॉटम लाइन में होते हैं या बॉटम वेटेज में होते हैं, वो कैंडिडेट्स अगर जो है SC/ST के पोस्ट कन्वर्ट हुए हैं, उर्दू मीडियम एस्पिरेंट के लिए कह रहा हूँ, जो उर्दू मीडियम एस्पिरेंट के लिए जो SC/ST के पोस्ट हैं, यानी उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए जो SC/ST के जो पोस्ट अलॉट हुए हैं, वो पोस्ट अगर कन्वर्ट होते हैं तो बॉटम लेवल के कैंडिडेट्स भी जॉब ले सकते हैं या लिस्ट में प्रोविजनल और मेन लिस्ट में आ सकते हैं। अगर होने के बावजूद भी जो है क्या है, फॉर एग्जाम्पल SC/ST के 2 पोस्ट थे, नीचे बॉटम लेवल में 4 कैंडिडेट हैं, तो 2 कैंडिडेट आएंगे, 2 कैंडिडेट घर को जाएंगे। ये जो है इस तरह होगा, कैटेगरी के हिसाब से करेंगे। फिर HK के लिए अलग, HK के लिए कोटा अलग है। फिर नॉन HK के लिए, HK के लिए जो 80% है वो 80% के लिए HK कंपटीशन जिन्होंने अप्लाई किया वो होंगे, नॉन HK के जो 20% है वो 20% में ही कंपटीशन करेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है करेक्ट जो है आज से पूरे कलेक्ट कर लें। कुछ होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो है कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है एडेड इंस्टीट्यूशन में दिए होते हैं या कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, किसी के पास कुछ
प्रॉब्लम होता है, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी से कलेक्ट रख लें। शॉर्टली जो है जैसे ही जो है एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2 या उसके बाद जब भी जो है ये प्रोविजन लिस्ट या 1:2 लिस्ट जो अनाउंस होगी, उसके बाद प्रोविजनल आएगी, यानी जो 1:2 जो आएगा उसके अंदर जो है एक पोस्ट के लिए 2 एस्पिरेंट को, 2 उम्मीदवारों को जो है वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। इसके बाद स्क्रूटनी होगी, प्रोविजन लिस्ट आएगी, उसके बाद मेन लिस्ट आएगी। ये लिस्ट में जो है आपको आना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट रखें, तैयार रखें। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है या कोई इशू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल पर टेक्स्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन फर्दर आएंगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएंगी, मैं आपको दूंगा। गुलबर्गा वालों के लिए तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। अगर अदर जो है डिस्ट्रिक्ट के एस्पिरेंट भी कॉल करते हैं या कुछ जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो एट लास्ट मैं आप तमाम से और एक मरतबा ये जो रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस जो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इंफॉर्मेशन को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।